Hello students, welcome to Video. I am your new science mentor and in this video we are going to start third part of our chapter number 8, which is metallurgy. So guys, in our previous video we have learned about the reaction of metals, the reactivity series of metals and some chemical properties of non-metals. Now in this video we are going to discuss about the topics which are ionic compound, properties of ionic compounds and metallurgy. तो exactly ionic compounds क्या है, ionic compound के क्या क्या properties है and metallurgy क्या होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. So let's start with ionic compounds. अब आयोनिक कंपाउंड जो है ये दो यूनिट से फॉर्म होते हैं और वो दो यूनिट कौन है, कटायंस एंड अनायंस. जब कटायंस एंड अनायंस दोनों रिएक्ट करते हैं तब आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है. तो कटायन एंड अनायन जो है ये अपोजिटली चार्ज होने के वजह से उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. एंड यू नो दैट ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कटायन एंड अनायन के बीच में, इसी फोर्स को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड. The number of cations and anions in a compound and the magnitude of the electric charge on them is such that the positive and negative charge balance each other. Meaning what कि जो cations and anions के जो नंबर रहता है किसी भी ionic compound में और उनका जो magnitude रहता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो इस तरह से रहता है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर सके. एंड इसीलिए आयोनिक कंपाउंड जो रहते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं. अब आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन रहते हैं नेचर में, मतलब वो क्रिस्टल फॉर्म्स में रहते हैं. एंड द सरफेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैव अ डिफाइनाइट शेप एंड आर स्मूथ एंड शाइनी. मीनिंग व्हाट कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस रहते हैं, वो जो पार्टिकल्स है उनका जो सरफेस रहता है वो सरफेस स्मूथ एंड शाइनी रहता है और साथ ही साथ उनका जो शेप रहता है वो एक डिफाइनाइट परफेक्ट शेप रहता है. अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड आयोनिक कंपाउंड is responsible for their crystalline nature. मतलब क्या कि जो आयंस की अरेंजमेंट है किसी भी सॉलिड आयोनिक कंपाउंड में, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, उनके क्रिस्टलाइन नेचर के लिए. और ये जो अरेंजमेंट है आयंस की, डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट अरेंजमेंट आपको मिलेगी और इसीलिए अलग अलग क्रिस्टल्स का हमें अलग अलग शेप देखने को मिलता है. जो मेन फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा जनरल अरेंजमेंट को आयंस की, वो कौन सा है मेन फैक्टर, वो है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन सिमिलरली चार्ज आयंस. मीनिंग व्हाट कि जो दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड दो सिमिलरली चार्ज आयंस के बीच का जो रिपल्शन फोर्स है, ये दो फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि आयंस की अरेंजमेंट किस तरह से होंगी. एंड बिकॉज ऑफ दिस the general crystalline structure has negative ions arranged around the positive ion and positive ions arranged around the negative ions. और इसीलिए क्या होता है कि जो एक जनरल अगर हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें किस तरह से आयंस अरेंज करते हैं, निगेटिव आयन के अराउंड में पॉजिटिव आयंस रहते हैं एंड पॉजिटिव आयंस के अराउंड में निगेटिव आयंस रहते हैं. तो इस तरह से अरेंजमेंट होती है. दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए, वो है सबसे पहला है साइज ऑफ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयंस. मतलब पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयंस का जो साइज है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए. एंड दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द आयंस. मतलब आयंस पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है वो भी मैटर करता है. सो ये दो फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर के लिए. सो ये बात आप हमेशा याद रखना. जो नेबरिंग आयंस रहते हैं अपोजिटली चार्ज आयंस, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. एंड इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है आयोनिक कंपाउंड का वो हाई रहता है. ऑल्सो आयोनिक कंपाउंड जो रहता है वो कैसे, हार्ड एंड ब्रिटल रहते हैं. अब हार्ड एंड ब्रिटल है तो उनको अगर मेल्ट करना है या बॉईल करना है तो उसके लिए हमें क्या, टेम्परेचर भी ज्यादा लगेगा, इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहता है, ज्यादा रहता है. एंड एज आई सेड कि वो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स है तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए उनका बॉन्ड जो रहता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है. तो उनको ब्रेक करना इजीली पॉसिबल नहीं है. तो इस तरह से हमने बेसिक देख लिया है कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है, उनका नेचर कैसा रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से है. तो ये चीजें हमने पढ़ ली है, आई होप आपको समझी होगी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड.
अभी देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सो लेट्स सी द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब जो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयंस के बीच में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है एंड इसीलिए जो आयोनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में आपको मिलते हैं ज़्यादातर एंड वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड विच इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयन इज स्ट्रॉन्ग and therefore ionic compounds exist in solid state and are hard। मतलब आयोनिक कंपाउंड के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके वजह से वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं एंड वो हार्ड भी होते हैं। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देन मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ionic compounds are brittle and can be broken into pieces by applying pressure। अब आयोनिक कंपाउंड कैसा है, ब्रिटलनेस रहती है उनमें एंड ब्रिटलनेस ये प्रॉपर्टी अगर रहती है तो हम उस कंपाउंड को या उस मटेरियल को पीसेस में तोड़ सकते हैं, तो ये ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी रहती है। सो इसीलिए आयोनिक कंपाउंड को अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम उसको पीसेस में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। सो सेकेंड प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड की, दे आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। मूविंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, the intermolecular force of attraction is high in ionic compound and large energy is required to overcome it. Therefore, melting and boiling point of ionic compound are high. Meaning what? कि जो intermolecular force of attraction रहता है, सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि intermolecular force of attraction क्या है। Intermolecule, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो आयोनिक कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है एंड अगर उसे तोड़ना है तो हमें लार्ज एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एंड इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है आयोनिक कंपाउंड का वो हमेशा हाई रहता है। अब आयोनिक कंपाउंड जो है ये वाटर में सोल्यूबल रहते हैं। नाउ आयोनिक कंपाउंड वाटर में क्यों डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि जब आयोनिक कंपाउंड वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट करते हैं एंड जो आयंस है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं और जो ओरिजिनल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहता है वो रिप्लेस कर देते हैं। अब आयोनिक कंपाउंड वाटर में तो सोल्यूबल है लेकिन कुछ सॉल्वेंट्स रहते हैं जैसे कि केरोसिन है एंड पेट्रोल है, तो केरोसिन एंड पेट्रोल में आयोनिक कंपाउंड इनसोल्यूबल है। और ये क्यों होता है, क्योंकि कुछ न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं जो एस्टैब्लिश नहीं होते हैं ये सॉल्वेंट में, जैसे वाटर में एस्टैब्लिश होते हैं एंड इसीलिए केरोसिन एंड पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट में आयोनिक कंपाउंड इनसोल्यूबल रहते हैं। देन आयोनिक कंपाउंड जो है दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉलिड स्टेट। मीनिंग व्हाट कि आयोनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इस स्टेट में आयंस जो है उनके प्लेसेस को लीव नहीं करते, मतलब उनके प्लेसेस को छोड़ते नहीं हैं। हाउएवर जब फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट में अगर वो रहते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्योंकि इस स्टेट में आयंस जो है वो मोबाइल रहते हैं, मतलब मूवमेंट कर पाते हैं। एंड अगर एक्वियस सॉल्यूशन है आयोनिक कंपाउंड का तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो डिसोसिएटेड आयंस कंटेन करते हैं उनके सॉल्यूशन में। इसीलिए On the passing current through the solution, the ions move to oppositely charged electrode। जैसे ही हमने सॉल्यूशन में करंट पास करवाया तो आयंस क्या करते हैं, वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। मतलब पॉजिटिव आयन निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे एंड निगेटिव आयंस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को बोलते हैं कटायंस एंड निगेटिवली चार्ज आयंस को बोलते हैं अनायंस। यहीं पे अगर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है तो उसको बोलेंगे कैथोड और अगर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है तो उसे बोलेंगे एनोड। तो कटायन एनोड की तरफ मूव होते हैं एंड अनायन कैथोड की तरफ मूव होते हैं, ये बात याद रखना। देन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन फ्यूज्ड एंड डिसॉल्व्ड स्टेट द आयोनिक कंपाउंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है फ्यूज्ड एंड डिसॉल्व्ड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड में, इसके वजह से आयोनिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। सो इस तरह से हमने आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये समझ गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेटालर्जी।
अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली मेटालर्जी क्या होती है। सो मेटालर्जी इज द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड प्यूरिफाइंग मेटल्स फ्रॉम ओर। सो मेटालर्जी क्या है? ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड प्यूरिफाई करते हैं ओवर से। यहाँ पे हमने मेटालर्जी की बेसिक डेफिनेशन जो है वो पढ़ ली है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम अकरेंस ऑफ मेटल एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटालर्जी ये 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा जो भी अब तक मैंने आपसे डिस्कस किया। बट स्टिल आई रिक्वेस्ट यू टू गाइज कि आपको टेक्स्ट बुक को रेफर करना है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन द वीडियो, गो थ्रू द बुक्स, गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक को रेफर कीजिए एंड साथ ही साथ जो पिछले चैप्टर्स हम पढ़ते आ रहे हैं उन्हें भी एक बार आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अभी कुछ ही मंथ बचे आपके एग्जाम को, तो आपको कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज। बाय बाय।